Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मंच पर दिखा रहे थे आज। हाँ तो यही तो है ना, ये सब क्या है, नौटंकी है। सब समझते हैं, समझने लगे हैं धीरे धीरे। आज लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि भाई ये बड़ा तूफान आ रहा है। देखो, इनकी बातों से अगर तूफान आता तो अब तक तूफान न जाने कितनों को उड़ा ले जाता। पाकिस्तान के साथ साथ वायनाड में मुस्लिम लीग है, तो ये मुस्लिम लीग के लोगों को जब इस बार उनके चुनाव हारते हुए तो मुसलमानों के साथ में वहाँ मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में इस बात को कहा गया कि जब हमारी सरकार आएगी तो SC ST और OBC के आरक्षण में हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में और मेरे साथ यहाँ पर बीजेपी के सांसद और प्रत्याशी इस बार सुब्रत पाठक जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक में। नमस्कार, धन्यवाद। सर, इस बार क्या लगता है चुनाव का हाल? चुनाव का हाल वही है और जमीन के ऊपर मोदी की लहर है और जनता एक बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। अच्छा, आज आपके लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ी जनसभा थी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव संयुक्त रूप से आए थे और बाकायदा बहुत कुछ जो है यहाँ जनता को कह कर गए, मैसेज देकर एक बड़ा मैसेज गया कन्नौज की लोकसभा क्षेत्र में। आप क्या कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल, परिवारवाद का एक बड़ा मैसेज गया है। दोनों परिवारवादी ब्रांड यहाँ के ऊपर आए थे। एक के ब्रांड एम्बेसडर राहुल गांधी गांधी परिवार से चल रहे हैं और दूसरे सैफई परिवार वाले। तो ये दोनों परिवारवादी एक यहाँ के ऊपर आए थे बताने के परिवारों की विरासत हमारे पास में है और तो यही अपना संदेश देकर गए हैं। परिवारवाद की राजनीति को ही बढ़ावा मिलेगा, परिवार ही लड़ेगा, परिवार ही लड़ रहा है। लेकिन आज राहुल गांधी के हाथ में संविधान की वो किताब थी, बाकायदा संविधान की किताब बार बार दिखाकर वो कह रहे थे कि संविधान बचाना है। तो राहुल गांधी क्या करना, आंध्रा में दिए गए कांग्रेस के द्वारा धर्म के नाम पर आरक्षण को समाप्त करेंगे। तेलंगाना के आरक्षण में इनकी सरकार है, समाप्त करेंगे। और संविधान की अगर इतना ही हाथ में लिए हैं तो फिर वहाँ मुस्लिमों को OBC में क्यों, कोटे में क्यों डाला? देखो, विषय ये नहीं है, विषय ये है सबसे बड़ा कि ये संकट में संविधान नहीं है, संकट में बेईमान है। तो ये जितने बेईमान हैं इनको सबको अपना संकट नजर आ रहा है और इनको मालूम है कि मोदी जी के फिर से आने के बाद में अब इनका बचना मुश्किल है, इनको जेल जाना ही जाना पड़ेगा। तो ये अपना खतरा देखकर संविधान को खतरे में बता रहे हैं। और रही दूसरी बात, अगर संविधान की वास्तव में अगर ये संविधान की फिक्र करते हैं तो राहुल गांधी को सबसे पहले इस देश में आप देखो संविधान का सम्मान किसने नहीं किया। और इस देश में कम से कम 6-7 धर्म हैं जितना मैं जानता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध। तो ये 7 धर्मों में यदि मुस्लिम को छोड़ दो तो 6 धर्मों का कोई पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, न हिंदू का, न सिख का, न जैन का, न बौद्ध का, न ईसाई का, न पारसी का। क्यों नहीं है? क्योंकि इन सभी को भारत के संविधान के ऊपर पूर्ण विश्वास है और भारत के संविधान पर सब भरोसा करते हैं, इसलिए किसी ने भी अपना कोई पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बनाया। लेकिन ये देश के कट्टरपंथी मुसलमानों ने पर्सनल लॉ बोर्ड बनाकर भारत के संविधान को चुनौती दी। तो ये जब भारत के संविधान को पर्सनल लॉ बोर्ड चुनौती दे रहा है, जब भारत के संविधान है तो पर्सनल लॉ बोर्ड का, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या काम है? तो क्या राहुल गांधी की सरकार बनेगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये समाप्त करेंगे? बताइए, अगर संविधान का सम्मान करते हैं तो इस प्रश्न का इनको उत्तर देना ही होगा। मोदी जी इतने दिन से कह रहे हैं कि आप लिखकर क्यों नहीं देते हो कि हम मुसलमानों को धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं देंगे? लिखकर आज तक तो दिया नहीं है। और जबकि हकीकत है कि वायनाड में जहाँ 60% मुसलमान है और हिंदुस्तान के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग हिंदुस्तान से हर जगह से खत्म हो गई, तो उसके बाद में पाकिस्तान के साथ साथ वायनाड में मुस्लिम लीग है। तो ये मुस्लिम लीग के लोगों को जब इस बार उनके चुनाव हारते हुए तो मुसलमानों के साथ में वहाँ मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में इस बात को कहा गया कि जब हमारी सरकार आएगी तो SC ST और OBC के आरक्षण में हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। इस बात का चर्चा भी है। तो कुल मिलाकर भगवान जाने ये बात सही है गलत है, मैं इस पे नहीं कह रहा, लेकिन इस बात की चर्चा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा। तो स्वाभाविक है अगर इस बात की चर्चा है तो इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए और स्पष्टीकरण देना चाहिए तो इनको लिखकर देना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से इन्होंने अपने घोषणा पत्र में तमाम सारे वादे किए हैं, तो उसमें यह भी वादा करना चाहिए कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समाप्त कर देंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर संविधान में आपको वाकई में विश्वास है तो कर देना चाहिए। संविधान में आपको विश्वास होता तो कभी इमरजेंसी देश में लागू ही होती। यदि संविधान में यदि आपका विश्वास होता तो आपके पिताजी ने, राहुल गांधी के पिताजी ने साहबानों का केस पलट दिया।
तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो ये क्या है? तो आपकी संविधान में आस्था ही नहीं है, आपकी तो मुसलमान में आस्था है और आप बस सिर्फ उसके वोट के लिए आप कुछ भी करोगे। और तो अब वो संविधान की किताब दिखाना दिखावा था। नहीं, देखो, संविधान हाथ में लेकर चलने का विषय नहीं है, संविधान श्रद्धा का विषय है। आज वो लेकिन मंच पर दिखा रहे थे आज। हाँ, तो यही तो है ना, ये सब क्या है? नौटंकी है, सब समझते हैं, समझने लगे हैं धीरे धीरे कि आप संविधान को लेकर हाथ में घूम रहे हो। भारत के संविधान को कहाँ संकट है भैया? भारत के संविधान को संकट में तो आपने डाला है, आपकी दादी ने डाला इमरजेंसी लगाकर, आपके पिताजी ने डाला जैसावानो केस में पलट कर फैसला सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद में आप डाल रहे हो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समर्थन देकर। तो कुल मिलाकर भारत के संविधान को खतरा तो आपसे है, आप ही कर रहे हो, भाजपा ने तो नहीं किया। अब भारत के संविधान की इतनी चिंता थी तो कश्मीर में धारा 370 लगी थी, तो वहां के ऊपर तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था SC ST OBC को। तब आपको संविधान की चिंता क्यों नहीं आई? तो आज आपको संविधान की चिंता नहीं, आपको बेईमान की चिंता है। आप जानते हो कि भाजपा के आने के बाद में संविधान का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बेईमान जरूर जल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आज एक और जो है उनका कमेंट काफी ज्यादा जो है वायरल है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है यहाँ इंजन जो है वो खटारा इंजन है, पुराना इंजन है कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में, बिना नाम लिए। तो क्या लगता है इस बयान की क्यों जरूरत पड़ी उन्हें? देखो, अखिलेश यादव जी यहाँ से सांसद रहे हैं 2-3 बार और उसके बाद में एक बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो वो मुख्यमंत्री के तो अपने काम बताते हैं और हमारी तुलना करते हैं एक मुख्यमंत्री से, एक सांसद की तुलना एक मुख्यमंत्री से करते हैं, लेकिन कभी एक सांसद की तुलना सांसद अखिलेश से नहीं करते हैं। कहते हैं कि आपने किया क्या? भाई, सांसद का क्या काम होता है? सांसद का काम होता है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखना। हमने तो रखा, मेरे पास वीडियोस भी हैं, वायरल भी हैं, सोशल मीडिया पर भी। अखिलेश जी, आपने आज तक कोई समस्या कन्नौज की उठाई? ये बड़ा सवाल है। लेकिन आपकी पत्नी ने कोई समस्या उठाई? मैं आपको सवाल नहीं कर रहा, मैं तो इनसे भी कर चुका हूं। बताओ, दिखाओ भैया, एको समस्या सदन में उठाया हो कन्नौज के लिए, कोई क्वेश्चन आपने पूछा हो संसद में? आज तक नहीं पूछा, ना आपने ना आपकी पत्नी ने। तो फिर आप इस प्रकार की बात करते हो। अब रही बात सांसद होते आपके काम बताओ, सांसद होते मेरे काम पूछो। तो सांसद नाते मैंने जो काम किए वो मैंने सार्वजनिक किए हैं। भाई, मैंने जो अपनी सांसद निधि का एक बड़ा हिस्सा कोरोना में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया है, मेरी सांसद निधि का बड़ा हिस्सा प्लस मेरी सैलरी सहित यहाँ के दिव्यांगों को 5,000 से ज्यादा ई-रिक्शा हमने वितरण किया है, 10,000 से ज्यादा दिव्यांगों को हमने अन्य उपकरण दिए हैं। उसके अतिरिक्त सांसद निधि से कहीं 3 हमारे यात्री सेट बने हैं, बाजारों में लाइट लगी है, जो ग्रामीण बाजारें होती हैं उसमें पेयजल की व्यवस्था कराई है। ऐसे हमारे सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, इन तमाम विद्यालयों में भी हमने उनकी उन्नति के लिए, चूंकि अच्छी संस्कारी शिक्षा बच्चों को मिल सके, तो उसको लेकर उन विद्यालयों में भी हमने अपना निधि का उपयोग किया है। तो ये तो सांसद नाते ये जो काम होते हैं वो मैंने ये किए। अब इसके अतिरिक्त तो जो कार्य होते हैं वो सरकार के होते हैं। अब मैंने सरकार के होते हैं। अब इन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज एक बना दिया। तो भैया, अगर आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया, हम दूसरा थोड़े नया बना देंगे, हम उसको और बेहतर करेंगे। आपने मेडिकल कॉलेज बनाया, हम उसमें PG क्लासेस ला रहे हैं। दिल्ली सरकार से हम लोगों की चर्चा हुई, नोटिफिकेशन भी हो गया, 56 PG की क्लासें यहाँ चालू हो जाएंगी। गंभीर बीमारियों के तमाम लोगों को यहाँ के ऊपर इलाज का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ अब यदि इन्होंने मान लो थोड़ी देर के लिए जिस प्रकार से एक्सप्रेस वे बनाने की बात अपनी करते हैं, एक्सप्रेस वे बनाया, भैया आपने एक्सप्रेस वे बनाया तो हमारी सरकार ने भी तो कन्नौज में शानदार GT रोड को एक्सप्रेस वे में बदल दिया। और उसके बाद फिर सरकार के आप अगर काम गिनाओगे तो फिर ऐसे हमारे सरकार के काम क्या मेरे नहीं गिने जाएंगे क्या? तो कितने 60,000 से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में आवास बनाए हम लोगों ने, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास। तो कुल मिलाकर इसके अतिरिक्त आप देखो, हर घर तक हम लोग नल से जल पहुंचा रहे हैं। उसके लिए काम चल रहा है, लगभग 50% से ज्यादा पहुंच चुका है, शेष में पहुंचा देंगे। तो कुल मिलाकर जितनी भी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, आज करीब 2.5 लाख से भी अधिक केवल कन्नौज जनपद की बात कर रहा हूँ, लोकसभा की नहीं। अगर आप उस हिसाब से देखोगे तो 8-45 लगभग 4 लाख के आसपास लोगों को लोकसभा में हम लोगों ने कम से कम सम्मान निधि देने का काम किया होगा। तो बहुत सारे ऐसे सरकारी योजनाओं के काम फिर सरकार के द्वारा हमारे क्षेत्र में आप देखो कि जब पराली जलती है तो प्रदूषण के लिए कितने सवाल खड़े किए जाते हैं। तो उसको लेकर पराली किसान जलाए ना, तो आप चूंकि किसान जलाएगा नहीं तो करेगा क्या, उतना पैसा उसका खर्चा होगा, तो उसको उसका कुछ मूल्य मिल जाए। तो इसको लेकर हम लोग बायोगैस का एक प्लांट भी यहाँ ठठिया में 15 एकड़ में हम लोग बनवा रहे हैं।
तो अब वहाँ पर हम लोग किसान की पराली खरीदेंगे, किसान का हम लोग गोबर खरीदेंगे और उससे निश्चित रूप से किसान की आय भी होगी, प्रदूषण भी नहीं होगा और गैस की बनाकर हम लोग गैस की बिक्री भी करेंगे। एक औद्योगिक क्षेत्र यहाँ के ऊपर पूरा बसा रहे हैं, औद्योगिक नगर। तो एक्सप्रेस वे के आसपास 500 हेक्टेयर जमीन शासन ने पैसा भी दे दिया है, अधिग्रहण भी शुरू हो गया है और अतिशीघ्र वहाँ पर काम भी शुरू होकर लगभग मुझे लगता है 1 साल 1.5 साल में जो बाहर से आने वाला जो निवेश है जो अपने यूपी में आ रहा है, तो वह निवेश तो आ रहा है लेकिन उनको जमीनें भी तो चाहिए इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो देश प्रदेश भर में 5 केंद्र इस प्रकार के औद्योगिक शहर सरकार की ओर से दिए गए हैं, उसमें एक हमारे कन्नौज को भी मिला है। तो स्वाभाविक है अगर आपकी सरकार ने कुछ किया है तो हमारी सरकार ने भी बहुत कुछ किया है। आप तो अपनी सब योजनाओं को अधूरा छोड़ गए थे। किसान मंडी आपकी 30% थी, 70% पूरा करने का काम हमने किया। फॉरेंसिक लैब जो थी वो उसकी केवल बाउंड्री बनी थी, आज को पूरा कराने का काम तमाम मतलब ये आपके विकास कार्य रहे आपके। स्वाभाविक है। अब उसके तो उसके बाद भी इस प्रकार का एक नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं लेकिन अपना नहीं बताते हैं कि अखिलेश जी ने सांसद रहते क्या किया। हालांकि आज तक जवाब नहीं मिला। आज लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि भाई ये बड़ा तूफान आ रहा है। देखो, इनकी बातों से अगर तूफान आता तो अब तक तूफान न जाने कितनों को उड़ा ले जाता। ये राहुल गांधी बार बार हर चुनाव में लॉन्च किए जाते हैं, तो इस बार भी लॉन्च किए गए हैं, कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन इस बार हमने काफी ज्यादा वहां पर जनसैलाब देखा, मतलब जाम हो गई थी सड़कें बिल्कुल, बहुत सारे जो है समर्थक उनके वहां पहुंचे हुए थे। देखो, अभी वीडियोस चल रहे हैं जिसमें आधी से अधिक कुर्सी खाली दिखाई पड़ रही है जब अखिलेश यादव बोल रहे हैं। तो ये तो एक बेकार की बातें हैं कि अगर जनसैलाब देखना होता तो अमित शाह जी जब आए थे उसमें जनसैलाब था। जनसैलाब देखना होता तो कन्नौज में फरवरी में जब योगी जी आए थे तब जनसैलाब लोग देखते। जनसैलाब देखना था तो आज केशव प्रसाद मौर्य जी छिबरा मऊ हसेरन और वहाँ एरवा कटरा में उनकी जनसभाएं थी, आप जनसैलाब देखते। तो कुल मिलाकर ये जनसैलाब आज ये मजाक जो बनाते थे, एक बार हमने इनका कोई ट्वीट पढ़ा था उसमें लिखा था कि भाजपा को बूथों पर एजेंट नहीं मिलेंगे, आज इनको कुर्सी पे बैठने वाले लोग नहीं मिले और ये इस प्रकार का कटाक्ष करते हैं। अच्छा, इस पे हालांकि राहुल गांधी ने एक और बात बहुत बड़ी बोल दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अगर सबसे बड़ी हार होगी तो उत्तर प्रदेश में होगी। आपको क्या लगता है? देखो, अभी 2022 में भी ये लोग इसी प्रकार का एक नैरेटिव सेट कर रहे थे कि भाजपा का सफाया हो गया है और 150 सीट आएगी, कोई 100 सीट पर पहुंचा रहा था। अखिलेश यादव बहुमत से बहुत आगे चले जाएंगे और 3 ही चरणों में जीत गए, पहले चरण में सफाया हो गया। तो ये तो सब कहा करते थे हर चुनाव में। क्या ये नहीं कहेंगे तो इन्हें कोई गंभीरता से लेगा क्या? ये तो चुनाव तो हार ही चुके हैं। आप देखो, हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं सब। इनके प्रत्याशी न तो कहीं दिख रहे हैं और न ही इनके, पहली बात तो कई जगह तो कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिले। अब जबकि उत्तर प्रदेश में तो केवल 17 सीटों पर लड़ रहे हैं, यहाँ भी उन्हें उधार के प्रत्याशी लेने पड़ रहे हैं। और फिर तो एक आध एग्जाम्पल कई जगह पर। और दूसरा, अब अगर इतना बड़ा तूफान था तो अमेठी से क्यों भाग गए राहुल जी? क्यों डर गए? लोगों से कहते हैं डरना नहीं, खुद ही डर के भाग गए। तो क्यों इतना डर क्यों राहुल को है? अब तो साथ में तुम्हारे अखिलेश भी हैं, फिर भी डर के भाग गए अमेठी से। तो आप देखो, ये समझते हैं कि मोदी जी की बड़ी तगड़ी लहर है, कन्नौज तो निकल ही गया और रायबरेली जाके हम लोग निपटाई देंगे। तो इसके अलावा अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव यहाँ पर उनका पूरा परिवार जो है वो प्रचार कर रहा है। बाकायदा हमने देखा कि उनकी पत्नी डिम्पल यादव भी जो है प्रचार में उतरी थी और इनके अलावा उनकी बेटी अदिति यादव भी अब जो है प्रचार प्रसार कर रही है। तो क्या कहेंगे आप इसमें? देखो, उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर यादव लड़ रहे हैं और जहाँ से भी यादव लड़ सकते हैं उन 5 सीटों पर सिर्फ परिवार के ही लोग हैं। जिस उत्तर प्रदेश ने मुलायम सिंह यादव के जैसा यादव समाज ने नेता दिया हो, उस यादव समाज के पास एक योग्य सांसद लड़ने लायक व्यक्ति नहीं है। जो समाजवादी कुनबे के बाहर का जो समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ ले, वो भी यादव बहुल्य सीटों के ऊपर। तो स्वाभाविक है कि परिवार, केवल परिवार। अमित शाह जी तो कह ही रहे थे उस दिन कि अब तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, आने वाले दिनों में तो ऐसा होगा कि 80 की 80 सीटों पर परिवार ही लड़ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल यहाँ पर है कि जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है, इन बयानबाजियों में भी जो है विपक्ष की तरफ से भी बयानबाजी हमने देखने को मिल रही है कि लगातार जो है मंगलसूत्र,
आरक्षण और ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि भाई हमारे तो बच्चे नहीं है, योगी आदित्यनाथ को भी लेते हुए कि हम जो है आपके बच्चों के लिए खप रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो अपने बच्चों के लिए खप रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? तो बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। आपने भी तो देखा ही होगा ना कि जिस प्रकार से कि मोदी जी ने इन 10 सालों में, आप बताओ कोई एक व्यक्ति मोदी जी के परिवार का जो उनकी गाड़ी में बैठा हो सरकारी, कोई व्यक्ति एक परिवार का जो उनके सरकारी बंगले में रहता हो। माँ अब तो रही नहीं दुनिया में, लेकिन जब थी जीवित तो तब 10 बाई 10 के कमरे में ही रहती थी। भतीजा हो, भतीजी, भाई, भाभी, कोई एक व्यक्ति जिसके लिए सत्ता का कभी दुरुपयोग नरेंद्र मोदी ने किया हो। विभाज मोदी जी का परिवार नहीं है, मोदी जी के बच्चे नहीं है, सभी लोग जानते हैं। तो मोदी जी जो भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? न परिवार के लिए, न बच्चों के लिए। स्वाभाविक है हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए। यही कारण है कि जब देश में देखो, अभी हम लोग कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि जब कोई एक व्यक्ति और जो पीढ़ियों दर पीढ़ी जिसका सपना सिर्फ एक होता है मकान बनाना, पूरे जीवन अपने सपने को साकार करने के लिए जुटा रहता है, उसका सपना साकार नहीं होता। फिर उसके इस सपने को पूरा करने के लिए उसका बेटा लग जाता है, पूरा जीवन उसका भी निकल जाता है, उसका भी सपना अधूरा रह जाता है, मकान ही नहीं बना पाता। पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता रहता था क्रम। कई पीढ़ियों से जिनके पास मकान नहीं था, कोई झोपड़ी में रह रहा था, कोई कच्चे मकान में रह रहा था, कोई टेंट डाले हुआ था, कोई तिरपाल डाले हुआ था। ऐसे लोगों को जब मकान मिलता है तो शायद उनके चेहरे की खुशी को पढ़ा नहीं जा सकता, उसकी बस केवल अनुभूति की जा सकती है, समझा जा सकता है, शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता। तो जब इस प्रकार का कोई प्रधानमंत्री जब काम करता है तो स्वाभाविक है वो घर उसको जब बनता है तो मोदी उसके दिल में भी बन जाता है। अच्छा सर, इसके अलावा चुनावों के दिन जो है, जैसे कि अभी 3 चरण चुनाव जो है निकल चुके हैं, अब इनमें जो है समाजवादी पार्टी लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट्स करते नजर आती है, वीडियोस शेयर करते नजर आती है, मतलब ये भी आरोप लगाते नजर आते हैं कि यहाँ पर पोलिंग बूथ पर जो है वोट डालने नहीं दिया जा रहा। क्या लगता है कि अब आपके चरण का जो है चुनाव जो है नजदीक है, परसों ही वोट डालने हैं, क्या कैसी तैयारी देख रहे हैं आप? देखो, समाजवादी पार्टी को जो फर्जी वोटिंग करके और जिस प्रकार से ये वोट डालने का काम करते थे, वो इस बार फर्जी वोटिंग नहीं हो पा रही है उनकी। और तो आरोप लगाना इनकी प्रकृति है, तो आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे, तो क्या करेंगे। तो कुल मिलाकर सत्ता के दुरुपयोग इन्होंने 2014 की लोकसभा के चुनाव में कन्नौज में किया था। फिर उसके बाद से सत्ता ही इनके पास नहीं रही। तो सत्ता नहीं रही तो 19 का चुनाव परिणाम इनके खिलाफ गया, 22 का चुनाव परिणाम इनके खिलाफ गया, 24 भी जब सत्ता की ताकत पर आप लड़ना जानोगे, जब सत्ता की ताकत पर ही आप चुनाव लड़ोगे और कोशिश करोगे। 5 परिवार आपके 14 में जीते थे तो केवल सत्ता की ताकत पर ही जीते थे। आपके हाथ में सत्ता थी, आपने राहुल को भी जिता लिया था, सोनिया को भी जिता लिया था उन 2 सीटों पर आप चूंकि उनकी मदद करते हो। तो 5 आपकी, 2 इनकी, कुल 7 सीटों पर ही मात्र ये गांधी और ये सैफई परिवार सिमट गया था, लेकिन उसमें बड़ी भूमिका सत्ता की थी। तो शायद इनको लगता होगा जैसे ये सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, तो हर कोई सत्ता का दुरुपयोग करता है। अच्छा सर, इसके अलावा एक और मेरा सवाल ये है कि आपकी चिट्ठी जो है काफी चर्चा में है। आपने चिट्ठी लिखी है बाकायदा और कहा है कि यहाँ पर रोहिंग्या, बांग्लादेशी जैसे जो है उनका जो है यहाँ पर एंट्री हो गई है। नहीं, हमने आशंका जताई, हमने नहीं जताई। एक्चुअली में मेरे जो मुस्लिम वर्कर्स हैं पार्टी के, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से उन्होंने ही मुझे सूचना दी कि जो कई संदिग्धों को उन्होंने इधर देखा है अपने क्षेत्र में, अपने अपने मोहल्ले में, गांव में। मुस्लिम बाहुल्य गांव है तो कोई दूसरे धर्म संप्रदाय का व्यक्ति तो आ नहीं सकता। अब जो लोग आ रहे हैं तो उनके हिसाब से कि वो उन्होंने भैया ईद बकरीद कभी उनको देखा ही नहीं। अगर यहाँ के रहने वाले होते तो कभी ईद बकरीद में तो टकराए होते, कभी शादी विवाह में आए होते। तो कभी बोले 25-30 साल से पिछले हमने तो कभी देखा नहीं इस प्रकार के लोगों को। अब ये लोग जो आए हैं तो भैया ये संदिग्ध लग रहे हैं हमको, एक बार जांच होना चाहिए। कितने लोग हैं ऐसे? कई गांव की सूचना है। तो अब ये तो मेरा ये तात्पर्य है कि ये मदरसे में रुके हैं, कुछ जो है कहीं गाँवों में रुके हैं। तो चूंकि ऐसा भी हो सकता है कि जैसा मुझे लगा कि शायद इस बार मुस्लिम गरीब जो है वो मोदी को वोट कर रहा है। तो मोदी को वोट कर रहा है तो कहीं उसको दहशत में लेने के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये चरित्र रहा है
कि कोई भी मुस्लिम 3-4 गुंडे एक गांव मोहल्ले में अपना पूरा खड़े हो जाते हैं और पूरे गांव में चूंकि अधिकतम मुस्लिम गरीब होता है, मजदूर होता है, रोज खाने कमाने वाला, तो वो अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए वो स्वाभाविक है कि शायद डर जाता होगा, दब जाता होगा। तो कहीं ऐसे लोगों को इसलिए भी लाए हों कि लोगों को दबा दें, डरा दें और वो वोट डालने ना जाएं, या वोट डालें तो इनको मिल जाए और किसी प्रकार का जो भी, खैर उनका सोच होगा, उनकी अपनी सोच होगी। लेकिन अब मेरा तो फर्ज बनता है कि कौन है, रोहिंग्या हैं कि बांग्लादेशी हैं कि ये क्या हैं आखिर, लेकिन तो इसको समझ में तो आना चाहिए। आपकी इस चिट्ठी को लेकर जो है आज ये काफी ज्यादा जो है चर्चा में रहा कि आपकी तरफ से जो कहीं ना कहीं आप डर गए हैं, इसीलिए जो है ऐसा किया जा रहा है। ये डरना इसमें क्या है, किस बात का, काहे का डरना है इसमें? कोई मेरा वोट थोड़े ना है, मेरा वोट नहीं है। लेकिन वो स्वाभाविक है कि अगर कोई इस प्रकार की बात कहीं अगर संदिग्ध लोग आए हैं तो उनकी जांच तो होनी चाहिए ना। कैसा तो नहीं है कि वोट के धोखे में कोई अहमदाबाद से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई चेन्नई से आ रहा है, तो ये सब तमिल, कोई बेंगलुरु से आ रहा है, तो ये सब जो आ रहे हैं एक बार इनकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? पता तो चले कि रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, कोई स्लीपर सेल के लोग तो नहीं है। तो बाकी कोई वहां से हमें कुछ मिलना थोड़े ना है, ना हमें उम्मीद है, ना हमने उम्मीद कभी की है। तो स्वाभाविक है कि वो उससे, इसमें डरने का कोई विषय नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो है काफी चर्चा में खबर, अखिलेश यादव मंदिर जाते हैं, मंदिर से जैसे निकलते हैं उसके बाद जो है पूरा मंदिर प्रांगण धोया जाता है, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? नहीं, हमको जानकारी मिली थी कि वहाँ के ऊपर अखिलेश यादव मंदिर गए थे, उनके मंदिर जाने से किसी को आपत्ति नहीं थी और अखिलेश की इससे आपत्ति थी भी नहीं। मंदिर में गैर सनातनियों का प्रवेश निषेध है, तो उसमें अखिलेश के साथ कई मुस्लिम समाज के लोग जूता पहनकर मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में उनकी श्रद्धा ही नहीं है, तो मंदिर में श्रद्धा भी नहीं है, उनको मंदिर का प्रवेश भी उनका वर्जित था। तो उसके बाद भी वो पहुंच गए और जूता पहनकर वहां हमारे मंदिर परिसर में, जबकि अखिलेश यादव ने तो खैर वहां से बाहर जूते उतारे, हालांकि जूते और बाहर उतारने चाहिए, लेकिन फिर भी चलो जहां उन्होंने उतारे कम से कम। तो मतलब अखिलेश यादव की वजह से नहीं था? नहीं, अखिलेश यादव से कोई इस प्रकार का हम लोगों को, पर्टिकुलर हमें भी नहीं और ना हमारे किसी कार्यकर्ता थे। हाँ, लेकिन मंदिर की से श्रद्धा के पूर्वक जुड़े हुए तमाम सारे लोग, और खासकर उसमें बड़ी संख्या जो SC-BC समाज के लोगों की थी, अनुसूचित वर्ग के लोग थे, वाल्मीकि समाज के लोग थे, नर समाज के लोग थे, तो ये तमाम सारे लोग ये वहाँ मंदिर पहुंचे। इन लोगों ने मंदिरों की धुलाई की और मंदिर की धुलाई करने के बाद में अपना जो भी बयानबाजी की होगी। तो लगता है कि मतलब इसके अलावा यहाँ कन्नौज में भी देखा गया कि एक हवन जो है कार्यक्रम रखा गया था, बकायदा कई पंडित जो है बैठकर हवन पूजन कर रहे थे अखिलेश यादव के जीतने की। और उसके बाद कल उन्होंने सबने बयान दिया है उनका बयान आया है कि हमको तो एक पूजा के लिए बुलाया गया था। हाँ, बताया नहीं गया था कि ये सब राजनीतिक, बताया नहीं गया था कि राजनीतिक है या किसी को संकल्प दिलाने आए। देखो, जो रामचरितमानस को जलवाते हैं, जो राम भक्तों की हत्या कराते हैं, तो कोई भी पंडित और जो खासकर जो आचार्य होगा तो बहुत लालची हो, अलग विषय है। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई सनातन से या हिंदुत्व से और इस प्रकार का व्यक्ति कभी भी धोखा करेगा। तो स्वाभाविक है उन लोगों ने स्वतः से ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके इस झूठ की हवा निकाल दी। तो क्या कहेंगे, क्या मैसेज जा रहा है? देखो, मैसेज तो एक ही जा रहा है कि उनके साथ में सिर्फ वही लोग हैं जिनको उन्होंने फायदा कराया, कन्नौज को लुटवाया। कौन ऐसे लोग बनाया? बहुत लोग, उनके सब लोग, आप देखो ना, उनके आसपास रहने वाले सब ठेकेदार प्रवृत्ति के लोग हैं। जब ये सरकार में थे तो इन लोगों को रोड बनाने का ठेका मिलता था, जब चुनाव आता है तो इनको वोट डलाने का ठेका मिलता है। वोट के ठेकेदार बांटे जा रहे हैं, ठेके उठाए जा रहे हैं। कहीं गांव का ठेका है, किसी के पास 5 गांव का ठेका है, कोई 100 वोट बेच के आया है, कोई 50 वोट बेच के आया है, और किसी को तो साहब पता ही नहीं चला कि पड़ोसी को बेच आया है। तो ये स्थिति चल रही है। तो ये इनके पास में अब कुछ बचा नहीं है। केवल अगर वोटों की खरीद फरोख्त नहीं करेंगे तो शायद अखिलेश की जमानत भी नहीं बचेगी। तो आप जो है फाइनल कमेंट अपनी जनता से क्या अपील करेंगे आप? नहीं, स्वाभाविक है, मैं कन्नौज की जनता से तो इतनी ही बात रखूंगा कि अखिलेश यादव और मेरे बीच में चुनाव है कन्नौज के भीतर, लेकिन दिल्ली में चुनाव ये मोदी और राहुल के बीच में है।
दोनों ही फाइट बहुत मैं चुनाव जीतूंगा तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, अखिलेश के लिए वोट राहुल को जाएगा। तो इसलिए स्वाभाविक है ये कन्नौज की जनता जो है वो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनेगी। और चूंकि मैं कन्नौज की जनता के बीच का हूँ, कन्नौज के, और जो कुछ हूँ अखिलेश जी अपने पिताजी के कारण से हैं, लेकिन मैं तो जो कुछ हूँ अपने कन्नौज की जनता के कारण से हूँ। कन्नौज की महान जनता ने मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति को कन्नौज से सांसद चुन दिया। तो ये मैं बस इतना ही कि मैंने पूरे 5 साल, जिसमें 2 साल का लंबा समय कोरोना में गया है, मैंने पूरे 5 साल अपने कन्नौज की जनता की सेवा करने का हर संभव प्रयास किया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसको और ताकत के साथ में, चूंकि फिर से डबल इंजन की सरकार होगी, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, दिल्ली में मोदी जी आ ही रहे हैं, तो इसका स्वाभाविक है इसका बड़ा लाभ, और हो सकता है कि कन्नौज को उसका बड़ा लाभ मिलेगा भी। तो हमारे साथ सुब्रत पाठक जी थे, और जो कि एक बहुत बड़ा मैसेज इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि अगर वोट से सुब्रत पाठक जीतते हैं तो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, और अगर यहाँ पर अखिलेश यादव जीतते तो वो जो है वो राहुल गांधी की तरफ जाएगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये जनता से अपील की। और बाकी तमाम ऐसी चुनावी कवरेज के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ, देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।